सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 9 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है कि 38% डिक्लाइन हुआ है जो वीज़ा इशू करे गए हैं इंडियंस को यूएस जाने के लिए। और ये डिक्लाइन इंडिया ही नहीं चाइना में भी देखा गया है। चाइनीज स्टूडेंट्स को भी कम इस बार वीज़ा इशू हुए हैं यूएस जाने के लिए। इस साल का डेटा हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस ने प्रोवाइड कराया है। अब हालांकि डिटेल्स पूरी ज़रूरत नहीं है आपकी जानने में, कुछ की पॉइंट्स हम देख लेंगे वही काफ़ी रहेगा। जैसे चाइना में अभी तक 80,000 लास्ट ईयर 80,000 वीज़ा इशू हुए थे यूएस जाने के लिए, मगर अब की बार एम्बेसी ने सिर्फ 73,000 इशू करे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F1 कैटेगरी वीज़ा की। जो F1 वीज़ा होता है ये स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली कहते हैं आसान भाषा में। M1 वीज़ा भी होता है, ये आपका वोकेशनल नॉन अकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए होता है। The drop in F1 issuances to Indian students assumes significance against the backdrop of two milestones achieved by Indians in US higher education recently. कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में चिंता का विषय रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद तो और रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं, जो कि वो चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में लेबर वर्कफोर्स वहीं के देश की हो, ना कि इमिग्रेंट्स हो ज़्यादातर। अगला आर्टिकल है फ्रीजिंग टाइज अ ब्रॉडर पॉलिटिकल डिलॉग बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग। अभी ये जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में बीते कुछ मीटिंग में कहा था कि लगभग 4 साल बाद जाके जो कुछ टेंशन्स चल रहे थे भारत और चाइना के बीच में वो ठंडे हुए हैं। The two sides are now set to resume talks at a level of foreign secretaries and special representatives, signaling the resumption of a broader political dialogue. Over the last 4 years, the only dialogue between the two sides has been about military situations. और अभी तक हम सिर्फ मिलिट्री तनाव में ही चल रहे थे, मगर अभी और बातों पे बातें चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। de-escalation हुआ है यहाँ पे। Over the last 4 years, both sides have deployed a large number of troops on the frontier and have constructed a wide range of facilities to support them. India would like to see the withdrawal of troops from the traditional peacetime locations and dismantling the of infra. China, on the other hand, is in the rush to resume bilateral commercial cooperations and would like to Delhi to lift the residence restrictions it imposed on economic engagement 2020. देखते हैं आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच में और कैसे टाइज रहने वाले हैं। Beijing focus on restoring full commercial ties has found resonance in Indian business community that is pressing the government to open up to China. कहीं ना कहीं देखिए व्यापार भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से चाइना डिपेंडेंट चल रहा है और बिजनेस कम्युनिटी भी चाह रही है कि हम और खुल के रिलेशंस अपने बेहतर रखें। चाइना इज इन मिडल ऑफ मैसिव एक्सपोर्ट बूम, द सो कॉल्ड सेकंड चाइना शॉक। अभी सेकंड चाइना शॉक बेसिकली क्या है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जैसे चाइना को भी मौका मिला कि वर्ल्ड की अलग अलग मार्केट्स को अपने एंटरटेन करने का, प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लॉन्च करने का। अब बाद में ये टर्म दिया गया चाइना शॉक। चाइना शॉक क्या था कि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना ने दबा के मार्केट में अपना भेज दिया मास प्रोडक्शन कर करके कि मार्केट ही कैप्चर कर ली और लोकल मार्केट डिस्ट्रॉय कर दी। तो चाइना शॉक कहा गया उसे। तो सेकंड चाइना शॉक कह रहे हैं हम यहाँ पे। I places priority on production for external markets rather than domestic consumption. China is also importing less from the world और चाइना खुद इम्पोर्ट बहुत कम करता है वर्ल्ड से। चाइना से हम लगभग $100 बिलियन पर ईयर का पार कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से हमें समय। हम मात्र $16 बिलियन चाइना को भेज रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं चाइना के, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मगर जो से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं $100 बिलियन का, जो कि बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। अच्छा आर्टिकल है। टीवी वार्निंग, ड्रग शॉर्टेज could jeopardize success of government anti-TB campaign. Last month, the WHO's report on global burden of tuberculosis listed significant positives in India's fight against the disease. The country has registered an 18% decline in TB incidence in the past 10 years and only 25% fall in deaths due to disease in the same period. और टीबी को लेके यहाँ पे बात हो रही है। The country has registered 18% decline in TB incidence in the past 10 years. लगभग हमारे 10 साल का डेटा देखेंगे तो 18% डिक्लाइन देखा गया है टीबी केसेस में। And nearly 25% fall in deaths due to disease
इन द सेम पीरियड, और लगभग 25% डेथ केसेस हमने देखे हैं जो कि कम हुए हैं, 25% डेथ केसेस कम हुए हैं. The long-standing challenge to ensure that patients do not give up on therapy midway has at best and been addressed partially. The center's program to produce and supply TB drugs to states has progressed in fits and starts. Supplies were erratic between 2020 and 22 when a major section of government machinery had to be mobilized to combat COVID pandemic. Now, an investigation of newspapers revealed the supply chain gaps have not been completely plugged. The government has denied shortages, बट इट हैज़ रिस्पॉन्स अपीयर्स अनकन्विंसिंग. और अभी भी कुछ समस्याएं चल रही हैं मेडिसिन सप्लाईज को लेकर. द रिपीटेड इंस्टेंसेस ऑफ ड्रग शॉर्टेजेस, मैनी ऑफ देम ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक एंड रेड टेप, आर पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज द कंट्री इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन टीबी मेडिसिन. अब टीबी मेडिसिन में सेल्फ सफिशिएंसी होने के बाद भी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की वजह से सप्लाई नहीं पहुंच रही है मार्केट में. When stocks are adequate, government medical centers provide provisions with medicines for 3 months, though obvious the need for frequent visits to healthcare facilities. अब इस वजह से मरीजों को बार बार जाना पड़ता है. हाउएवर चांसेस ऑफ इंटरप्शन द थेरेपी इंक्रीज विद द क्रिटिकली इल और विद द फैमिली मेम्बर्स. बाय ऑल अकाउंट्स अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स, नीड टू विजिट अ मेडिकल सेंटर फॉर एवरी फ्यू डेज और आर फोर्स टू बाय ड्रग्स फ्रॉम प्राइवेट फार्मेसी. और ये सप्लाई जबरदस्ती रोक के बैठने से क्या हो रहा है, मज़ा हो रहा है प्राइवेट फार्मेसी एजेंसीज का. In September, government approved the use of new therapy which can improve treatment outcomes considerably for patients of multi-drug resistant TB. For more than 70,000 people who get affected by this more virulent form of disease every year. Timely access to medicines could be another matter for life and death. It is time the government makes uninterrupted supply of drugs a priority. और रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी होल्ड पर रखी हुई है सप्लाई को. ऐसा होने से हम जबकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं टीबी मार्केट में, टीबी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में, ये चीज़ समय रहते टैकल करी आनी चाहिए ताकि सप्लाई मार्केट में मेंटेन रहे. और खासकर जितना हमारी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका भी एक्सप्लॉयटेशन कम हो प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा, जो कि ऐसे माहौल में मौज करते हैं. आगे देखते हैं. FDI flows forex reserves. हर्ष दामोदरन साहब. Indian foreign exchange reserves registered a $1.5 billion weekly rise to touch 658.09 billion on November 29. हमारा फॉरेक्स रिजर्व आपका. This was 8 straight weeks of decline from all-time high of $704.89 billion reached in 2027. The roughly 2 months in September witnessed not only $46.79 billion dip in forex reserves but the rupee too. तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. Forex reserve movements, a depletion or acceleration in forex is however caused not just by FPIs, foreign portfolio investors की वजह से नहीं होता सिर्फ, taking out or bringing the money to Indian markets. Reserve movements are function of balance of payment transactions. जी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. Both current and capital. Current account transactions basically cover exports and imports of goods as well as services. As far as trade in goods goes, India has traditionally been more on an importer than an exporter. अब ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया मेजॉरिटी इम्पोर्ट ही करता है, ना कि एक्सपोर्ट करता है. इन 2024 इट्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एट $441.48 billion वर वे बिलो इम्पोर्ट्स. और ये ही हमारे ट्रेड बैलेंस को डेफिसिट में रखा भी हुआ है. द accompanying table shows merchant trade deficit being run year after year ranging from so and so billion dollars to so and so billion dollars. यहाँ पे समझाया हुआ है पूरा. ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है. Capital account vulnerability. India's balance of payment problems today stem mainly from the capital and not current account. So long as CADs are modest, they can be financed through capital flows. In most years, net capital inflows have actually been higher than the CAD, with the excess being mopped up from the RBI and adding to the official forex reserves. Recent years have seen more accelerations
and depletions happening only in some such as 11, 12, 19, 19 to 2023. Capital flows include those foreign direct investments, FPIs, external commercial borrowings and non-resident Indian डिपॉजिट्स. हमारा जो कैपिटल फ्लो जो है उसमें हमारा FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई और हमारे जो एनआरआईज डिपॉजिट होते हैं. आउट ऑफ दीज FDI फ्लोज आर कंसीडर्ड मोर स्टेबल. इन सब में से ना तो FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो तो आता जाता रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है. दिक्कत है मगर हमारे के लिए जो मेन असर करता है वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वो स्थिर होता है. The other three sources are fickle, FPI or short-term ECB NRI deposits वगैरह. According to RBI's BOP data, flows India have dropped from so and so $1 billion to $54.93 billion. The pressure on rupee now from the capital account is different from the situation of 11, 12 and 13. That was a time when India also had large CADs. The drying up of capital flows triggered by the US Fed Reserve decision to gradually unwind its bond purchases program only made things worse than sending the rupee into a free fall amid dwindling forex reserves. अगला आर्टिकल है ऑयल फील्ड्स बिल को लेके यहाँ पे, जो कि अब सदन में लाया जाने वाला है. देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे. ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. एक्सपैंडिंग डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल की डेफिनेशन बढ़ा दी है यहाँ पे. करेंटली द एक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ओनली टू दैट हैव बीन डिफाइंड एज मिनरल ऑयल. The bill expands the definition to include any natural occurring hydrocarbon, coal bed methane, shale gas, oil. However, the bill clarifies the definition will not include coal, lignite, helium. और इसे expand कर दिया है और definition को broader products को include करा गया है. सेंटर की regulatory powers बढ़ा दी as usual. Decriminalization of offences. The bill seeks to scrap criminal punishment for those who contravene provisions of the Oil Fields Act, replacing it with fines. और क्रिमिनलाइजेशन को कम करके ख़त्म करके फाइन्स को इंक्लूड कर दिया गया है. वाई इज बिल क्रिटिसाइज. क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि डेफिनेशन ब्रॉड कर दी है, क्रिमिनलाइजेशन कम कर दिया है, सेंटर को रेगुलेशन बढ़ा दिया है. सिर्फ अपोजिशन पार्टीज हैव रेज कंसर्न ओवर हाउ द बिल वुड अफेक्ट द राइट ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पे स्टेट्स को चिंता ये हो रही है कि सेंटर यहाँ पे मजबूत हो रहा है और स्टेट्स की, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेट्स के क्षेत्र में आने वाली एक्टिविटीज़ पे अगर उनका कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो उनको फ़ायदा क्या होगा उससे. और अभी हम जानते हैं कि बीते कुछ महीने पहले ही जजमेंट आया था मिनरल्स को लेके सुप्रीम कोर्ट का. उसमें उन्होंने एक बहुत बड़े डिस्प्यूट सेटल करा था. मिनरल राइट्स जो होते हैं, माइनिंग राइट्स जो होते हैं, वो स्टेट के भी होते हैं, सेंटर के भी होते हैं, दोनों में बंटने चाहिए. Another concern is that provisions of the bill gives private players a certain amount of discretion in how they operate. This would happen as the bill removes the possibility of criminal punishment, according to Communist Party of India. अब अपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही हैं कि भैया इससे क्या हो रहा है कि आपने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ दिया है ऐसा कि वो जैसा चाहें वैसा चलाएंगे इस क्षेत्र को. फ़िलहाल इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं आपको वेबसाइट पे डिटेल में समझाएंगे, ज़रूर विज़िट करिएगा. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. आज के क्विक एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद.